वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। आप सभी का स्वागत है। हमने विषय हिंदी व्याकरण आरंभ किया था और आपको मैंने हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण में स्वरों का वर्गीकरण चला हुआ था। तो दो प्रकार से वर्गीकरण हो चुका था, यहाँ तक हमारा सिलेबस हो चुका। ठीक है, तो वर्गीकरण जो हुआ था स्वरों का, वो उच्चारण के आधार पर ओष्ठों की आवृत्ति आकृति के आधार पर जो हमारा स्वरों का वर्गीकरण हो चुका है। सबसे पहला हमारा कौन सा था? मात्रा या उच्चारण के आधार पर, कि किसी भी स्वर को उच्चारित करते समय, उच्चारण करते समय उसमें उसके उच्चारण में कितनी मात्रा, कितना समय, कितना अंतराल लग रहा है, उस आधार पर वर्गीकरण हुआ था। और ये वर्गीकरण तीन प्रकार से हुआ था: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, या ह्रस्व संयुक्त आपका संधि स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण हुआ था ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठों की आकृति के आधार पर, जैसे कि आप किसी भी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके ओष्ठ क्या आकृति बनाते हैं? वृत्त के समान जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ हो रहे हैं वो क्या थे? आपके वृत्ताकार। और जो आकृति वृत्त के समान नहीं बना रहे थे उन्हें हम क्या कहते थे? अवृत्ताकार कहते हैं। जिसने ये वीडियो पिछले वाली नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब अगला जो वर्गीकरण है वो होगा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये क्या होता है कि जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो क्या करती है? हरकत करती है, वहाँ हलचल करती है किसी भी स्वर के उच्चारण में। तो कई दफा क्या होता है कि आपकी जीभ का अगला भाग हरकत करता है, कई बार जीभ का पिछला भाग हरकत करता है, कई बार जीभ का पिछला भाग हरकत करता है। इस आधार पर स्वर का वर्गीकरण जिह्वा के प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार से किया गया। कौन कौन सा? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अग्र, मध्य और पश्च। कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय या जिन स्वरों के उच्चारण काल में जीभ का अगला भाग, अगला हिस्सा हरकत करता है, उस समय उच्चारित होने वाले स्वर अग्र स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ये चार स्वर ऐसे हैं जो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में क्या होता है? जीभ का अगला भाग हरकत करता है। उसी तरह मध्य स्वर, मध्य स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग या मध्य वाला भाग जो क्या करता है? हरकत करता है। उसमें आपका केवल एक ही स्वर आएगा, छोटा अ स्वर है, जो आपका छोटा अ है वो आपका मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंतिम है पश्च स्वर, और ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है। पश्च स्वर किसे कहा जाता है? अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग हरकत करता है वो क्या होते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपके शेष बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ, छोटा उ, बड़ा उ, और एक जो आपका आगत स्वर है ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला वर्गीकरण है मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख विवर, कि जब हम क्या करते हैं? स्वरों का उच्चारण करते हैं या किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, हमारा मुख विवर, जो मुख का अगला भाग है, वो कितना खुल रहा है? कम खुल रहा है, ज्यादा खुल रहा है? इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या है? चार प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा? आपका विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। कि कई बार क्या है कि इन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, मुख हमारा पूरा खुलता है, कई दफा आधा खुलता है, कई दफा बिल्कुल कम खुलता है, और कई बार क्या होता है आपका कम, आधे से भी कम खुलता है। इस आधार पर चार हुए विवृत स्वर। ऐसे स्वर, विवृत स्वर क्या होंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर या मुख द्वार क्या है? पूरा खुला होता है। जैसे आ, जब हम आ का उच्चारण करते हैं मुख विवर पूरा हो जाता है, पूरा खुल जाता है। ऐसे स्वर क्या है? आपके विवृत स्वर आते हैं, और ये परीक्षा में हाल में ही पूछा गया था किसी टेट की परीक्षा में 2020 में। ठीक है, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में क्या है? मुख द्वार पूरा खुला होता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। दूसरा है अर्धविवृत, कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में क्या है? मुख द्वार आपका आधा खुला होता है, या जो पूरा खुला होता है उससे थोड़ा आधा, मतलब जिसके कहते हैं हम जब छोटा आ उच्चारित कर रहे हैं, ए छोटी उच्चारित कर रहे हैं, ऐसे स्वर के उच्चारित करते समय वो आपके क्या है? अर्धविवृत है। इसमें आएगा आपका छोटा अ, बड़ी ए, छोटा ओ और एक आपका आगत स्वर। ठीक है,
उसके बाद है संवृत स्वर। अब संवृत क्या होता है? विवृत का ठीक विपरीत आपका संवृत होता है। संवृत स्वर क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार ना के बराबर खुला होता है, मतलब बिल्कुल बंद होता है, ठीक है, अर्थात केवल ना मात्र का खुला रहता है, उस समय उच्चारित होने वाले जो स्वर है वो क्या है? संवृत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद आता है अर्ध संवृत कि आधे से कम जब आपका मुख विवर खुला होता है उस समय उच्चारित होने वाले स्वर क्या कहलाएंगे? आपके अर्ध संवृत कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत दो स्वर आएंगे आपके, छोटी ए और छोटा ओ। इस आधार पर आपका मुख विवर के आधार पर क्या हुए? 4 वर्गीकरण होते हैं आपके स्वर वर्गीकरण, ठीक है। एक है आपका अन्य मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वरों का मूल वर्गीकरण, ठीक है। अब मुख विवर के आधार पर क्या है? हो गया मुख की मांसपेशियां जो हमारी होती है, कई बार क्या है इन्हीं स्वर के उच्चारण में ये मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है, कई बार दृढ़ हो जाती है और कई बार क्या है सामान्य स्थिति में रहती है। इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक है आपका शिथिलावस्था, दृढ़ावस्था और मध्य अवस्था, ठीक है। शिथिलावस्था, दृढ़ावस्था और मध्य अवस्था कि जिन स्वरों के उच्चारण काल में या जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मांसपेशियां कैसी पड़ जाती है? शिथिल पड़ जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन स्वरों को शिथिलावस्था या शिथिला स्वर कहते हैं। देखिए छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ, ये 3 स्वर कैसे हैं? जो शिथिल अवस्था में उच्चारित होते हैं। दूसरा कौन सा है? दृढ़ावस्था। शिथिल का विपरीत आपका दृढ़ावस्था होता है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण काल में मांसपेशियां कैसी हो जाती है? मजबूत दृढ़ हो जाती है, ऐसी आपकी स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री, ये जो 4 स्वर हैं ये क्या है? आपके दृढ़ स्वर कहलाते हैं, या इनके उच्चारण काल में मांसपेशियां दृढ़ अवस्था में चली जाती है। एक अंतिम जो बचती है वो क्या है? आपकी मध्य अवस्था। मध्य अवस्था की जिस समय क्या है? मांसपेशियां सामान्य स्थिति में रहती हैं। जब क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होगी? जो मांसपेशियां हैं वो सामान्य स्थिति में रहेगी, ना बिल्कुल दृढ़ होगी ना बिल्कुल ही आपकी कैसी होगी? शिथिल अवस्था में रहती है। कौन कौन सी होगी आपकी? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये जो चारों स्वर हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जब हम मांसपेशियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। स्वरों का जो वर्गीकरण अंतिम रहता है वो कौन सा है आपका? नासिकीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। नासिकीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसमें कौन कौन से होंगे? नासिकीय आधार क्या है कि कई बार हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे होते हैं तो जो श्वास है, श्वास की मात्रा है, वायु है, मुख के साथ साथ नाक से भी प्रवाहित हो जाती है। ऐसे स्वरों के कौन क्या कहेंगे? नासिकीय स्वर कहेंगे। तो इस नासिकीय आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक है आपका अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक, और दूसरा है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, ठीक है। अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय क्या हो? श्वास मुख के साथ साथ नाक से भी प्रवाहित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे कोई आपके अलग से स्वर तो नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर क्या लगी होती है? जैसे आपका एक स्वर है, अस्वर है, ठीक है, साधारण सा स्वर है, इसके ऊपर यदि क्या लग जाए? बिंदी लगा दी जाए, ठीक है, अनुस्वार लगा दी जाए, चंद्र बिंदु लगा दिया जाए इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा? आपका अनुनासिक बन जाता है कि ऐसे उच्चारण, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में क्या है? श्वास मुख के साथ साथ नाक से भी प्रवाहित होती है। अब जैसे शब्दों की बात करें, कौन से शब्द आएंगे इसके अंतर्गत? जैसे आंख शब्द लिखते हैं, आंख है, ईट है, ऐसे जो शब्द हैं वो क्या है आपके? ये आपसे कहा जा सकता है, ध्यान से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? अनुनासिक के अंतर्गत आता
है या किसमें अनुनासिक स्वरों का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह के आपके शब्द होंगे। दूसरा आपका वर्गीकरण है निर्नुनासिक, ठीक है। अच्छा, निर्नुनासिक क्या होता है? निर अर्थात दो वर्णों का मेल है, निर और अनुनासिक, ठीक है। निर और अनुनासिक। निर का मतलब, निर उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अर्थात नहीं है जो अनुनासिक, ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक कहलाते हैं। और ये परीक्षा में अधिकतर यही बात पूछा जाता है, यानी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा निर्नुनासिक है या कौन सा निर्नुनासिक नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ जी निर्नुनासिक अर्थात जो ऐसे जिनका, अब यहाँ से नौ वर्ण से बार बार आ रही थी और नासिक ये शब्द आ रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण क्या है, मुख के साथ साथ नाक से भी किया जाता है, लेकिन ये गलत है। इसमें क्या है? निर मतलब नहीं और अनुनासिक, ऐसे स्वर जो अनुनासिक नहीं है निर्नुनासिक कहलाते हैं। जो आपके साधारणतः स्वर हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु इत्यादि नहीं लगे होंगे, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं? ये सारे आपके निर्नुनासिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा स्वरों का वर्गीकरण। हमने बात की थी कि कहाँ से आपकी वर्णमाला से, वर्णमाला में कितने हैं? दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हमने वर्गीकरण किया कि स्वरों के भेद कितने होते हैं या स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जो स्वरों की संख्या थी वो कितनी थी? 11। मूल स्वर कितने थे? 4। संधि स्वर 7। और उसके बाद संयुक्त स्वर कितने थे आपके? संयुक्त स्वर भी आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 3 थे, ठीक है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है स्वरों की संख्या के संदर्भ में गलत कभी नहीं करना, ठीक है। संख्या की बात कर रहा हूं मैं, जो स्वरों की संख्या की जाती है, ठीक है। स्वरों की संख्या में अगर तो स्वरों की डायरेक्ट संख्या पूछ ली कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछ लिया कि बताइए मूल स्वर कितने होते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि मूल स्वर केवल 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और अगली। ये जो 4 हैं ये क्या है? आपके मूल स्वर बताए थे, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको कि हाँ जी बताइए संधि स्वर कितने हैं। संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर आपके 7 होता है, ठीक है। जिसमें आपके संधि स्वर 2 भेद बताए थे, कौन कौन से? एक बताया था आपको दीर्घ स्वर और एक बताया था संयुक्त स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने थे? दीर्घ स्वर 3 थे, कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। अर्थात ऐसे स्वर जिनका निर्माण किससे होता था? सजातीय स्वरों से, और जिनका निर्माण विजातीय स्वरों से होता था उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन कौन से होंगे आपकी? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा उ और बड़ा उ, ठीक है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है सामान्य परीक्षा में आपके यही पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको ये वर्गीकरण करवाया है, ये मुख्य रूप से जैसे मुख्य विवर के आधार पर या मुख्य मांसपेशियों के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है, ये आपकी जो भाषा अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है या छंटनी परीक्षा होती है, इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपकी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपकी पुलिस की है, फॉरेस्ट गार्ड की चली हुई है, क्लरिकल की चली हुई है, उसमें सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी बताइए स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, ये चीजें होती है, ठीक है। चलिए, तो यदि आपको वर्णमाला से संबंधित या स्वरों में कोई भी आपका संदेह या शंका है, कहीं भी आपको डाउट लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज छूट चुकी है, या आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई गलत जानकारी लग रही है आपको, जहां कोई आपको शंका हो, तो आप जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।